आप लोग बढ़िया। चलिए आज हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक को लिख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस की बात करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको प्रोसेस पढ़ना है वो है, फर्स्ट जो है वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट हमारा क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। थर्ड आइसोबैरिक प्रोसेस और फोर्थ है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए ये चार प्रोसेस आपके सिलेबस में है। इसके बाद भी प्रोसेस होता है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। अब ये जो प्रोसेस है इनको पहचानने का अपना एक तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ होगा या फिर जो प्रोसेस है वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि आप देखकर समझ सकते हो कि ये कौन सा प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे इस केस में क्या है, आइसोथर्मल के केस में क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए कोई प्रोसेस है ए टू बी, कोई भी प्रोसेस है ए टू बी, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए। मान लीजिए यहाँ पे ए टू बी की बात कर लेते हैं, ये ए ये बी, तो ये जो पाथ है ना यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए टी ए का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर टी बी का भी है। हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जीरो। जहां भी आप देखो कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो जो प्रोसेस है वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस है। इसका मतलब है कि वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब है वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। हो गया। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। मान लीजिए कि एडियाबेटिक की बात कर लेते हैं। हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है? तो इस केस में क्या है कि आपके क्वेश्चन में या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज इन हीट जीरो। मतलब क्या हुआ? मतलब चेंज इन हीट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है अगर आइडियाबेटिक है, मैं इस तरह का यहां पे बात कर लूं कि अगर ये प्रोसेस जो है वो आइडियाबेटिक है, प्रोसेस ए टू बी, ये कोई भी प्रोसेस ए से बी की तरफ जा रहा है और आप कहो कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि ना उसने हीट लिया ना उसने हीट दिया। जो फर्स्ट केस में जो पॉइंट ए पे उसका हीट है वही पॉइंट बी पे उसका है, तभी तो चेंज इन हीट जो है वो हमारा जीरो है। चेंज इन हीट करने का मतलब क्या होता है, या चेंज इन टेम्परेचर करने का मतलब क्या होता है? एफ माइनस आई। जो क्यू फाइनल है और क्यू इनिशियल है, अगर उसकी डिफरेंस की हम बात करें तो इसी की तो बोलते हैं कि ये हमारा डेल्टा क्यू है, चेंज इन हीट। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा हीट में, तो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, आप इस बात को याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए कि अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो हमारा आइसोथर्मल होगा। और अगर जो हमारा ये है चेंज इन हीट, कोई हीट में चेंज ही नहीं हो रहा, हीट जो पहले है वही बाद में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ये एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बात आती है कि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को आप कह सकते हो, आइसोबैरिक को कांस्टेंट, इस प्रोसेस को कह सकते हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर जो है वो हमारा ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और फोर्थ जो है हमारा, इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस।
इसका मतलब है V जो है हमारा वो कांस्टेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ये 4 प्रोसेस आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो आप समझ लीजिए भैया जो टेम्परेचर पॉइंट ए का होगा वही पॉइंट बी का भी होगा। ठीक है, अगर आइसोथर्मल है तो एडियाबेटिक है तो कोई चेंज, हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा हीट में, ना वो ले रहा ना वो दे रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं है हीट से। तो एडियाबेटिक में नो ट्रांसफर ऑफ हीट। आइसोबैरिक में, आइसोबैरिक को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कह सकते हो आप, कांस्टेंट प्रेशर है हमारा, मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक प्रोसेस को आप कह सकते हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस आपको बारी बारी से पढ़ने हैं। हम पहला स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से, और सारे प्रोसेस को पढ़कर और फिर एट लास्ट में बीच बीच में मैं कुछ न्यूमेरिकल करते हुए जाएंगे। लेकिन सब कुछ सारा प्रोसेस होने के बाद, ये 4 प्रोसेस पढ़ने के बाद हम खूब सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं पहले, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। फिर से एक बार अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो हमारा चेंज इन हीट ट्रांसफर कुछ नहीं है। और अगर हमारा प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक है तो हमारा क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये याद होना चाहिए आपको, तो चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मुझ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना तो आपको पता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 होने वाला है, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट है। यही है ना, यही तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम। अभी तो हमने यही पढ़ा ना कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कोई टेम्परेचर में चेंज ना हो रहा है, जो पहले है वही बाद में है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस में देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो वेरी स्लो प्रोसेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे 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 इस तरीके के प्रोसेस है। तो इसे समझने के लिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रो लेते हैं। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, देखिए वेरी स्लो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। आपने क्या किया, इसको हम बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर लिया। ठीक है, पिस्टन जो है वो हमारा मूवेबल है, पिस्टन जो है वो हमारा मूवेबल है, इट कैन मूव अप एंड डाउन। इसके अंदर क्या डाला आपने, गैस है। ठीक है, इसके अंदर गैस है। अब देखिए क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, इसका मतलब क्वेसी मतलब लगभग, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ लगभग रुका हुआ प्रोसेस। अब इसको ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्वेसी स्टैटिक मतलब लगभग रुका हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि मान लो कि 500 ग्राम कोई एक पत्थर उठाया, उसको वजन किया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि वो आधे किलो का है, हाफ केजी का है। ठीक है, 500 ग्राम मतलब हाफ केजी, है ना, 500 ग्राम मतलब हाफ केजी का आपने कोई पत्थर लिया और उसके कई छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए, बहुत सारे फाइंट लिया, आप मान लो कि बहुत सारे कर लिया आपने, छोटे छोटे पार्ट। अब क्या करते हैं कि उन पार्ट्स को, जो छोटे छोटे पीसेज आपने किए हैं, उनको एक एक करके यहाँ डालना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा, इस तरीके से डालना शुरू करते हैं। ठीक है, आप डालना शुरू करते हो, इसके ऊपर रखना शुरू करते हो। तो रखोगे तो क्या होगा, पहला रखा आपने। ठीक है, आपने पहला पत्थर का टुकड़ा इसके ऊपर रखा, देखा कोई चेंज नहीं हो रहा,
दूसरा रखा, आपको फील नहीं हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से करते 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 मान लो कि आपने 200 ग्राम रख दिए इसके ऊपर, या पूरे के पूरे ½ kg इसके ऊपर रख दिए। क्या उस केस में ये पिस्टन का पोजीशन यही होगा? यही होगा? नहीं होगा, ये नीचे मूव करेगा, ये नीचे मूव कर जाएगा उतने देर तक, है ना, ये नीचे मूव करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब एक एक को हम डाल रहे हैं पीसेस को, जो आपके पास ½ kg पत्थर जो आपने लिया है और उसके कई सारे अनकाउंटेबल मान ली टुकड़े कर दिए हैं, बहुत सारे कर दिए, और एक एक टुकड़े को ऊपर हम डालते जा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, तो ये जो एक डाला दूसरा डाला तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया ना। आप समझ रहे हो ना स्लो प्रोसेस समझने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, आपको पता भी नहीं चला, ये पिस्टन आपने डालते गए और देखा आपने यहाँ तक आ गया, इसका पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, तो ये जो पोजीशन चेंज हुआ, इस केस में इसने क्या किया कि अपना टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पत्थर जो आपने इसके ऊपर रखे हैं पीसेस, उसको बारी बारी से आपने उठाना शुरू किया। ठीक है, सारे पत्थर धीरे धीरे करके हटा दिए, तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्लो, मतलब उतना स्लो कि उतना स्लो में आप पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इतना स्लो मतलब उतना स्लो पॉसिबल ही नहीं है। ये धीरे धीरे ऊपर आया, जब ऊपर आया तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर भी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरीके के है ना, तो इसीलिए कहते हैं क्वसी स्टैटिक, लगभग रुका हुआ। अब सोचो ना, ½ किलो का पत्थर है, उसके बहुत सारे टुकड़े कर लिया और एक डाल रहे हो, क्या पता चला? कुछ नहीं। 2 डाले, क्या पता चला? कुछ भी नहीं, कोई चेंजेस आपको फील ही नहीं हो पाएगा, महसूस ही नहीं कर पाओगे कि कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप कहोगे ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। तो डाला, फिर आपने हटाया, तो वापस इसी पोजीशन पे आ गया, वापस से इसी पोजीशन पे आ गया, जो इसके इनिशियल पोजीशन था उसी पोजीशन पे वापस से आ गया, तो अभी भी कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या है ना कि मान लीजिए, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमने कहा कि मान लो कि आपने जो सिलेंडर लिया है ना, वो कंडक्टिंग वॉल का है, उसकी वॉल जो है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन स्टैटिक तो आप समझ गए, बिल्कुल स्लो प्रोसेस, एक एक करके डालते जाओ हटाते जाओ। अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, आपने क्या किया, इसके ऊपर ये जो है हमारा वो कंडक्टिंग है, आपने यहाँ पे पीसेज रखे, मान लो 4 पीसेज रखे, कुछ पोजीशन चेंज हुआ, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। क्या? कौन? पिस्टन। जब नीचे आएगा तो आपको पता है, जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इनसाइड द सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में इस सराउंडिंग के साथ, जब ये कंडक्टिंग वॉल है तो सराउंडिंग के साथ ये हीट का एक्सचेंज करेगा। मान लीजिए कि आपने थोड़ा हीट इसने बाहर दे दिया, तो क्या होगा, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट। और यही केस समझिए आप, इसी केस को आप इस तरीके से समझिए कि आपने क्या किया कि पिस्टन यह है ना, ये पोजीशन है, आपने एक एक करके इन ब्लॉक्स को हटाना शुरू किया। इन ब्लॉक्स को हटाना शुरू करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन का केस होगा। कुछ समय के बाद मान लो कि आपने सब हटा लिया तो पोजीशन ये हो गया पिस्टन का, किसका, इस वाले पिस्टन का पोजीशन ये हो गया। तो आपको इतना पता है कि जब हम सिलेंडर के अंदर एक्सपेंशन करेंगे, है ना, जब उसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो उस केस में ये जो कंडक्टिंग वॉल है ना, वो क्या करेगा कि सराउंडिंग से थोड़ा सा हीट ले लेगा। ये इतना स्लो प्रोसेस है, इसको सोचा गया ना बिल्कुल काल्पनिक तरीके से कि दैट इज नॉट पॉसिबल, ये मतलब संभव है ही नहीं कि इतना स्लो प्रोसेस भी कोई हो सकता है। ठीक है, इतना स्लो कोई प्रोसेस हो भी सकता है, ये बिल्कुल परे है, ये काल्पनिक चीजें हैं। ठीक है, बस आप ये इतना याद रखिए। तो चलिए, आपने समझ लिया कि भैया स्लो प्रोसेस है, तो चलो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सॉरी, देखिए, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम आते हैं, किस पे आते हैं,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू क्या? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जितना हीट आपने सिस्टम को दिया। डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, चीज़ें याद रखनी है। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट जितना दिया आपने सिस्टम को। जब आपने हीट दिया तो सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया, तो सिस्टम काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? मतलब जितना हीट दिया, कुछ से काम किया, कुछ बचाकर रख लिया इसने अपने पास, ये हुआ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख लिखा है NCB डेल्टा T। तो ये वैल्यू तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 होगा पूरा का पूरा। जब ये 0 है हमारा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस जितना हमने हीट दिया सिस्टम को, उसने सारा का सारा वर्क कर दिया, सारा का सारा वर्क कर दिया। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। ये फिर से संभव नहीं है कि आपने सिस्टम को जो भी वर्क हीट दिया ना, वो सारा का सारा उससे वर्क कर देगा। नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं, संभव है ही नहीं। समझेगा हम इसको, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, हम समझेंगे इसको बाद में। अभी बस इतने याद रखिए आप कि यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे आपने कहा ये। अब बात यह है कि ये तो ठीक है, जितना हीट दिया उससे इसने काम कर दिया। अब बात यह है, काम कितना किया, वर्क क्या है, वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, जितना हीट दिया उसे काम कर दिया, कितना काम किया? चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कितना काम किया उसने। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। डेरिवेशन है, टफ नहीं है, इजी है, बस आराम से देखते जाओ, समझते जाओ, आप भी आसानी से कर लोगे। देखो, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन से पहले आपको पता है वाइल्स लॉ क्या है हमारा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कौन सा लॉ है ये? वाइल्स लॉ। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हो P V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज वाइल्स लॉ, है ना? वाइल्स लॉ है। तो ये कांस्टेंट है, ये टर्म आ गया हमारा कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इसे ध्यान में रखिए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन, आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V, है ना? यही तो कहते हैं ना? या फिर आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो दिस, ये कह सकते हैं। अब यहां पे क्या है, आपके पास जो बॉयल्स लॉ है उसके हिसाब से PV इक्वल्स टू हमारा कांस्टेंट है ना? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो आप, तो प्रेशर हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट को मेंटेन रखने के लिए, कि जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो प्रेशर कम होना चाहिए, और जब आपने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। बात समझ गए ना? वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, तब तो जाकर ये मेंटेन रहेगा। इसकी कुछ भी वैल्यू है, आप सोच लो कुछ भी वैल्यू है, और इसको वही रहना है, इसको उतना ही रहना है। तो क्या करेगा ये? अब मान लो कि ये 10 है ना? ये इतना इक्वल्स टू 10 है, PV इक्वल्स टू 10 है। तो एक बार मान लो 2 रखते हो, यहाँ 5 रखते हो।
अब क्या करो, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 2 रख दो, यही तो होगा। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ 10 रख दो, यहाँ 1 रख दो, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तब तो जाके ये 10 मेंटेन रहेगा। समझ गए? बहुत अच्छे, समझ गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों चेंजेस हो रहे हैं, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन लगाना है हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन किसकी? V1 से V2 के लिए। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ करेंगे तो W इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आ गया टर्म जो है V1 V2 P dV। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद आपको आइडियल गैस लॉ से पता है, जो आइडियल गैस लॉ है उसके हिसाब से PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, इतना जानते हो। तो आप यहाँ पे P इक्वल्स टू लिख सकते हो nRT/V। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है dV का, तो हमें P को चेंज करके V के टर्म में करना है। हमने कर दिया, हमने कहा ये इंटीग्रेशन V1 to V2 और nRT/V dV। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उससे बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा nRT बाहर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया, V1 V2 1/V dV। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log e बेस v, कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक। इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन log या ln कह सकते हो आप, log e बेस, ठीक है, x। तो वही हमने किया यहाँ पे। अब यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू रख दो, तो nRT log V2 माइनस log V1। बहुत सारे बुक में यहाँ पे ln दिया होगा, तो ln का मतलब यही होता है कि वहाँ पे बेस e है। ठीक है, अब देखो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, nRT log e बेस V2/V1। दिस इज द वर्क डन जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। अब देखिए इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। आपके बुक में भी दे रखा होगा कि कभी ये प्रेशर के टर्म में है, कभी और कुछ के टर्म में है। हाँ, यहाँ पे अगर आप ई बेस को हटाते हो और बेस 10 लाते हो तो क्या करना पड़ेगा कि वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 nRT log V2/V1। ठीक है, यहाँ पे ये 10 बेस में है, लॉग हमारा 10 बेस। ई बेस अगर हटाते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी याद रखना है, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि इसी को प्रेशर के टर्म में लिखना हो, इसी को आपको कहा जाए प्रेशर के टर्म में लिखिए, तो क्या कैसे लिखेंगे? आपको इतना पता है P1 V1 इक्वल्स टू, अभी हमने जो वॉइस लॉ पढ़ा, इक्वल्स टू P2 V2, है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि V2/V1 है, V2/V1 इक्वल्स टू, ये इधर है, इसको हमने इधर किया, इसको इधर किया, तो P1/P2, है ना। तो वर्क डन के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल्स टू nRT log E बेस P1/P2। दिस इज द वर्क डन। इन एक फॉर्मूला ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अगर इसी को प्रेशर के टर्म में भी लिखना हो, बेस को हटाना हो, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 10 बेस पे आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा इतना तो समझ में आ गया। देखिए ये जो वर्क डन है ना, उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला याद रखो ना, बस ये आपको पता है कि PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। V2 V1 की जगह पे P1 P2 की वैल्यू रख सकते हैं, वही तो हमने रखा है ना। अगर ई बेस को हटाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है,
बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने फॉर्मूले हैं कैसे याद रखेंगे, अरे सब याद हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट तो करोगे ना, सारी चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप पे। अब स्लोप क्या है? स्लोप तो आपको पता है ना, किसी भी कर्व में स्लोप किस तरह से कैलकुलेट हो, y/x। अगर हमारे पास ये PV ये प्रोसेस है, ठीक है, A to B, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। T ये लिख दिया, T इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको स्लोप बताना है, किसी भी पॉइंट पे आपने कहा कि इसका स्लोप कैलकुलेट करना है अपने को। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे स्लोप कैलकुलेट? अपने को बताना पड़ेगा dp/dv की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो बॉयल्स लॉ है उसके हिसाब से PV इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ तो यही है ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। क्या किया आपने, पार्शियल ही डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को करते हैं P/dv प्लस यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कर देते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dp/dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, -p/v, यही होगा ना। इसे उस तरफ कर लो, p/dv इक्वल्स टू -p/dv, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, p/dv इक्वल्स टू -p/v, माइनस साइन के साथ आया, ठीक है। दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। याद रखना है, इसे ध्यान में रखो आप, जब हम एडियाबेटिक पढ़ेंगे ना तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, -p/v, -p/v। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप है उसकी वैल्यू जो है -p/v, आपको इतना याद रखना है। और इसे हम कंपेयर करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा क्या किया, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के। हमने पढ़ा क्या, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। फार्मूले कई सारे हैं ना, कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो एक बार इसकी समरी देखते हैं। समरी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, आप कहोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यहीं से तो शुरू होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हो वेरी स्लो प्रोसेस, इसके लिए ये कंडीशन मस्ट है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0। अब इसके बाद जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे जितना आपने हीट दिया उससे सारा का सारा वर्क किया इसने। अब कितना वर्क किया आपने कैलकुलेट किया, nRT log E बेस V2/V1। इसके कई सारे फॉर्मूले थे, आप इसको ये भी लिख सकते थे nRT log E बेस P1/P2। E बेस हटाना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही तो था। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है हमारा, dp/dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ p/v। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे ना, चारों प्रोसेस जब हम पढ़ लेंगे तो फिर इसके न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा।
अभी एक एक प्रोसेस पढ़कर न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आगे बढ़ेंगे एडियाबेटिक में, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में जो आइसोक्लोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ेंगे उसके साथ हम न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है, आपको कोई एक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, पीवी कह रहा है कि दो प्रोसेस हैं और दोनों प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक T1 पे है, एक T2 पे है, एक T1 पे है, एक T2 पे है। अब कह रहा है ये डायग्राम देकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए T1 और T2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, T1 इज लेस देन T2 होगा, या T1 इक्वल्स टू T2 होगा, या फोर्थ कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस ये है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन। आप क्या करोगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप क्या करो ना कि एक इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, दिस लाइन शो प्रेशर कांस्टेंट, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है इसके पैरेलल, तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है ना, प्रेशर यहीं पे। अब यहाँ पे देखो, इसे कहो V1, इसे हमने कहा V2, ठीक है, वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि V2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, किससे, V1 से। ये ज़्यादा वॉल्यूम पे है, ये कम वॉल्यूम पे है, प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं समझे, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, एक प्रोसेस नहीं है कि P1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख दूं, ठीक है, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए कि ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो यानी कि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है केवल वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, इक्वल टू पी वी इक्वल्स टू NRT मान लीजिए, लिख दीजिए, ये टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं जिनका डायग्राम दे रखा है T1 और T2 पे, आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपने कहा ठीक है, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट कर दिया हमने, इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और ये RT भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जिसका V ज़्यादा होगा उसका T ज़्यादा होगा, तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। कौन सा ऑप्शन है, B, ये सही हो गया। समझ गया ना, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा कोई एक गैस, a gas at pressure 2 atm, ठीक है, expand a gas of pressure 2 atm expand from initial volume 4 लीटर to 8 लीटर, ठीक है। ए गैस एट इनिशियल प्रेशर 2 atm एक्सपैंड कर रहा 4 से 8 लीटर में, देन कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है,
P1 की देखिए, आपको P1 की वैल्यू दे रखा है कितना 2 ATM, V1 इनिशियल कितना है, यहाँ से एक्सपेंड कर रहा है इतना, तो V1 की वैल्यू 4 लीटर, V2 की वैल्यू 8 लीटर। कैलकुलेट क्या करना है P2, आपको पता है कि अगर प्रोसेस सेम है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू P1 4 इक्वल्स टू V2, P2 हमें फाइंड करना है और V2 की वैल्यू 8 लीटर, तो यानी कि P2 की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 नीचे आ गया, तो यानी कि 1 ATM आंसर। आंसर नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक गैस है, ठीक है, a gas 0.5 mole of a gas देखिए ये इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना मोस्टली आइडियल के होंगे, आइडियल गैसेस की बात होगी, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना, एग्जाम में आएंगे जो भी वो आइडियल की बात नहीं करेंगे, आइडियल गैस की। 0.5 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर 300 Kelvin expands 2 लीटर to 4 लीटर, ठीक है, 2 लीटर to 4 लीटर इनिशियली फाइनली, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा V1, ये क्या हो गया V2। अब कह रहा है कि इतना मोल गैस है इतने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे और एक्सपेंड कर रहा है कितना 2 से 4, देन कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन R की वैल्यू 2 कैलोरी मोल केल्विन दे रखा है, दिस इज आर की वैल्यू है। वर्क डन के लिए फार्मूला आपको पता है क्या था हमारा, वर्क डन के लिए फार्मूला याद करो एन आर टी लॉग ई बेस V2 बाई V1। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, जो गिवन है ना, क्वेश्चन जब स्टार्ट कीजिए तो यहाँ पे गिवन लिख दो और जो चीज़ें दे रखी हैं उसे यहाँ पे लिख दो। यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ मोल यानी कि 0, एन की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है V1 2 लीटर, V2 दे रखा है 4 लीटर, R की वैल्यू दे रखा है। तो ये चीज़ें लिख दोगे ना तो आपको बार बार क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप यहीं से देख के सॉल्व कर सकते हो। एन की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 2, ठीक है, T की वैल्यू 300, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे ये भी दे सकता है द टेम्परेचर 300 केल्विन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, लॉग ई बेस 4/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 ये 300 और ये हो गया लॉग ई बेस 2, वर्क डन। लॉग 2 की वैल्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में तो यहाँ पुट करके आप फाइनली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम आइसोथर्मल प्रोसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एडियाबेटिक के साथ। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा समझ कर चलते हैं, और यहाँ पे आप आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। क्या समझे कि एक स्लो प्रोसेस है। वर्क डन के लिए फार्मूला आप समझे, वर्क डन के लिए कई सारे फार्मूलेज हैं, प्रेशर के टर्म में, लॉग के टर्म में, लॉग बेस 10 के टर्म में, लॉग बेस ई के टर्म में, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आप देखें, न्यूमेरिकल देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एडियाबेटिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।